ओके, चलो करें स्टार्ट अभी. Supply includes all forms of supply of goods or services or both, such as sale, exchange, lease, license, disposal, rental, barter, transfer, made or agreed to be made for a consideration by a person in the course or furtherance of business. अच्छा, गुड्स के डेफिनेशन में क्या क्या आता है? मूवेबल प्रॉपर्टी आ जाता है, मनी और सिक्योरिटीज नहीं आता है. लेकिन एक और चीज आ जाती है, लैंड से जुड़ा हुआ क्रॉप. याद है क्या? वो लैंड से जुड़ा हुआ क्रॉप था, वो भी गुड्स के डेफिनेशन में आ जाएगा अगर उस क्रॉप को मैं काट के आगे बेचने वाला. क्लियर है इतना? सर्विस के डेफिनेशन में क्या क्या आता है? गुड्स को छोड़ के बाकी सब, मनी और सिक्योरिटीज नहीं आएगा, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी आ जाएगा. अच्छा, वो फॉरेन एक्सचेंज की सर्विस वो भी आएगी क्या? पैसे चेंज किया और उसके लिए फीस लिया, वो आएगा क्या? एक मिनट. ओके, फॉरेन एक्सचेंज अगर कोई बंदा करवा के देता है तो उसकी फीस भी आती है क्या? अगर कोई बंदा लोन देता है और उसके ऊपर अगर कोई प्रोसेसिंग फीस चार्ज करेगा तो वो भी आएगा क्या? आ जाएगा. ओके. सेल का मतलब बेच देना, टाइटल ट्रांसफर कर देना. एक्सचेंज, एक चीज की वजह से बदले दूसरी चीज. लीज, लॉन्ग टर्म रेंट. लाइसेंस, फ्रेंचाइज. डिस्पोजल, स्क्रैप कर देना. रेंटल, शॉर्ट टर्म. बार्टर, हाँ मतलब इसमें मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं होता है, एक चीज के बदले दूसरा चीज. और ट्रांसफर, डायरेक्टली टाइटल ट्रांसफर कर देना. मेड और अग्रीड टू बी मेड, मतलब हो जाना चाहिए या फिर अग्रीमेंट होना चाहिए कि बाद में जाके होगा. फॉर अ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन में क्या क्या आएगा? मॉनेटरी और इन काइंड भी आ जाएगा. अगर कोई कुछ एक्ट करता है या फिर कोई एक्ट नहीं करता है तो उसका मॉनेटरी वैल्यू भी तुम्हारे कंसिडरेशन में आ जाएगा. लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी आएगी क्या? नहीं आएगी. और डिपॉजिट, डिपॉजिट कब आएगा? याद है कि ये जगह का मैंने डिपॉजिट दिया था मेरे लैंडलॉर्ड को, और ये आदेश्वर ने फिर दीवार तोड़ दिया, वो पीछे कांच तोड़ दिया उसने. तो जो भी मैंने डिपॉजिट दिया था दैट वोंट बी कंसिडरेशन. लेकिन अगर किसी ने दीवार तोड़ा, कांच तोड़ा, और वो लैंडलॉर्ड ने उसमें से पैसे काट दिए, तो जितने पैसे काटे वो कंसिडरेशन माना जाएगा. बाय अ पर्सन, पर्सन के डेफिनेशन में कौन कौन आता है? इंडिविजुअल, एच यू एफ, कंपनी, एलएलपी, एओपी, बीओएस, सोसाइटी और लोकल अथॉरिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट, फर्म, ट्रस्ट, सीजी, एसजी, एनी एजीपी नॉट मेंशन्ड अबव. और लास्ट कंडीशन क्या है? इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब ट्रांजैक्शन बिजनेस के नेचर का होना चाहिए. पर्सनल नेचर का ट्रांजैक्शन कवर होगा क्या? बिजनेस के नेचर का ट्रांजैक्शन होना चाहिए. अब एक बार चेक कर लेते हैं कि बिजनेस में क्या क्या आता है. अच्छा, तुमको डेफिनेशन के सेक्शन याद नहीं रखना. याद रखना डेफिनेशन हमेशा सेक्शन 2 में लिखा रहता है. कहाँ पे लिखा रहता है? सेक्शन 2. ओके. बिजनेस में एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, वेजर और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी वेदर और नॉट इट इज फॉर अ पेक्यूनियरी बेनिफिट. ट्रेड मतलब कोई भी धंधा, चीजें खरीदना और चीजें बेचना, ये क्या बन जाएगा? ट्रेड. मतलब किराना की दुकान आ जाएंगे इसमें. कॉमर्स मतलब वही हो गया वापस, कोई भी टाइप का बिजनेस को अपन क्या बोलेंगे? कॉमर्स. मैन्युफैक्चर मतलब प्रोडक्ट बनाना. प्रोफेशन, सर्विस टाइप हो जाएगा जो सीए करता है. वोकेशन, वोकेशन मतलब समझते हो क्या? सलमान खान ना मेन उसका काम है एक्टिंग करना, बट साथ साथ में वो बीइंग ह्यूमन का भी काम करता है. तो साइड बिजनेस को मैं क्या बोलूंगा? वोकेश. एडवेंचर एक टाइप का साइड बिजनेस ही हो गया ये. वेजर, वेजर मतलब समझते हो? बेटिंग, बेटिंग. वेजर मतलब क्या? बेटिंग. तो इस तरह का तुम लोग कोई भी बिजनेस करोगे तो वो किसके डेफिनेशन में आ जाएगा? बिजनेस के डेफिनेशन में फॉल करेगा. वेदर और नॉट इट इज फॉर अ पेक्यूनियरी बेनिफिट, मतलब प्रॉफिट हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता है.
बिजनेस विल बी अ बिजनेस। अगर लॉस मेकिंग है तो भी वो बिजनेस के डेफिनेशन में आ जाएगा। एनी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन इन कनेक्शन विथ और इंसिडेंटल टू अबव। मान लो मैं क्लास चलाता हूँ इम्पैक्ट, और उसके एंसिलरी में मैंने किसी बच्चे का एक करियर काउंसलिंग कर दिया। मेरा मेन काम क्या है? टीचिंग करना, 11 12 सीए फाउंडेशन सीए इंटर के क्लासेस लेना। लेकिन एक बच्चा आया, उसने बोला कि सर मैं आपको फीस पे करता हूँ और मैं आपसे करियर काउंसलिंग करवाना चाहता हूँ। तो ये एक्टिविटी मैंने मेरे टीचिंग के प्रोफेशन से कनेक्शन में की है, तो वो करियर काउंसलिंग भी मेरा बिजनेस माना जाएगा। मेरा मेन बिजनेस करियर काउंसलिंग नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं टीचिंग करता हूँ, क्योंकि मैं क्वालिफाइड हूँ करियर काउंसलिंग के लिए, इसलिए वो बच्चा मेरे पास आया और उससे मैंने जो भी फीस चार्ज की वो मेरे बिजनेस के डेफिनेशन में आ जाएगी। समझा ये चीज़? ओके। आगे, एनी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन वेदर और नॉट देर इज वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी, कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी। इसका मतलब मेरा मेन काम है 11 कॉमर्स, 12 कॉमर्स, सीए फाउंडेशन, सीए इंटर। इसके साथ साथ मैंने कभी तो भी एक बार एक सीएस के बच्चे को सिखा दिया। सीएस के एक बच्चे की एक बार मैंने क्लास ली, एक ही बच्चे की क्लास ली, एक ही बार क्लास ली। देर इज नो वॉल्यूम, देर इज नो फ्रीक्वेंसी, देर इज नो कंटिन्यूटी, देर इज नो रेगुलरिटी, स्टिल इट विल बी नोन एज माई बिजनेस। जो भी मेरे को उससे फीस मिलेगी वो मेरे बिजनेस के डेफिनेशन में आ जाएगी और उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगी। समझा ये चीज़? सलमान खान एक्टिंग करता है और कभी तो भी एक बार उसने ना किसी ऐड में काम कर दिया, किसी पैंटीन वगैरह के या फिर शैम्पू के ऐड में काम कर दिया उसने, और उसके लिए उसको 1 करोड़ रुपए मिल गए। उसका मेन काम वो नहीं है, लेकिन उसने जो ये साइड बिजनेस की तरह किया, एक बार किया तो भी वो उसके बिजनेस के डेफिनेशन में आ जाएगा। समझा? क्लियर है? ओके। तो बिजनेस के डेफिनेशन में ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, वेजर, ये सब आ जाएगा। इसके रिलेशन में कोई भी एक्टिविटी की वो भी आ जाएगा। इसके साथ साथ ऐसी कुछ एक्टिविटी की जिसका बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं है, फ्रीक्वेंसी नहीं है, रेगुलरिटी नहीं है, लेकिन तो भी मैंने किया वो और मुझे उसके अगेंस्ट पैसे मिले, तो भी वो मेरे बिजनेस के डेफिनेशन में आ जाएगी। क्लियर है इतना? ओके। सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल एसेट्स एंड सर्विसेज इन कनेक्शन विथ कमेंसमेंट और क्लोजर ऑफ बिजनेस। मेरा एक बिजनेस है जो कि अच्छे से नहीं चल रहा है, तो मैंने बिजनेस को बंद कर दिया। बंद करने के बाद जो भी मेरे फिक्स्ड एसेट्स पड़े थे वो मैंने बेच दिए। तो ऐसा माना जाएगा कि मैंने मेरे बिजनेस के ट्रांजैक्शन में, बिजनेस के हैसियत से वो सारे एसेट्स बेच दी, और अगर वो बिजनेस के डेफिनेशन में आ गए मतलब उनके ऊपर वापस जीएसटी लग जाएगा। समझा है? बिजनेस चालू करना हो कि बंद करना हो, उसके रिलेशन में अगर कोई कैपिटल एसेट खरीदा मतलब ऐसा माना जाएगा कि वो बिजनेस के टर्म्स में ही खरीदा। समझा? अगला, प्रोविजन बाय अ क्लब, एसोसिएशन, सोसाइटी और एनी सच बॉडी ऑफ द फैसिलिटीज और बेनिफिट्स टू इट्स मेंबर्स। ये वो केंजिंगटन क्लब सुना तुम्हें? एसएस के सॉलिटेयर वर्ल्ड क्लब। वो लोग क्या करते हैं? मेंबरशिप फीस लेते हैं और अपने को क्लब की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, तो वो उस क्लब के बिजनेस के डेफिनेशन में आ जाएगा। ऐसा माना जाएगा कि क्लब बिजनेस कर रहा है, और ताकि क्लब बिजनेस कर रहा है तो उनको उसके ऊपर जीएसटी पे करना। एडमिशन फॉर अ कंसिडरेशन टू एनी प्रीमाइस। इधर डोंगरे बस्ती के रोड पे एग्जीबिशन होता है, सर्कस होता है, तो वहाँ पे वो लोग 200 रुपीज़ का टिकट चार्ज करते हैं। तो जो पैसा उन लोगों ने चार्ज किया, ऐसा माना जाएगा कि उन लोगों ने अपने बिजनेस के लिए वो पैसा चार्ज किया। सर्विसेज सप्लाइड बाय अ पर्सन एज द होल्डर ऑफ एन ऑफिस विच हैज बीन एक्सेप्टेड बाय हिम इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज ट्रेड, प्रोफेशन और वोकेशन। मान लो एज अ सीए में आईसीएआई नासिक जो है, नासिक आईसीआई भवन का मैं चेयरमैन बन जाता हूँ, तो उस केस में मेरे को जो भी पैसे मिलेंगे वो मेरे सीए के बिजनेस के डेफिनेशन में आ जाएंगे। समझा? आगे, एक्टिविटीज बाय अ रेस क्लब। वो हॉर्स रेस क्लब समझते हो क्या? जहाँ पे घोड़ों का रेसिंग होता है और वहाँ पे एक बंदा बैठा रहता है जिसका नाम है टोटलिसेटर। वो क्या करता है? सब लोगों से पैसे लेता है और सब लोगों को एक टिकट देता है, और मैं वो पैसे देके हॉर्स पे बेट कर सकता हूँ। तो जो भी पैसा ये टोटलिसेटर को मिलेगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज हिज बिजनेस। ठीक है? ये एक्चुअली इधर ऊपर भी कवर होता है वेजर में।
वेजर मतलब बैटिंग ही हुआ ना, तो उसको अलग से वापस कवर करवा दिया ताकि कुछ डिफिकल्टी ना हो. एनी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी वेयर दे आर एंगेज्ड एज पब्लिक अथॉरिटी. इसका मतलब मान लो ये बाजू का प्लॉट है ना, वहाँ पे एक पेड़ लगा हुआ है और वो पेड़ मेरे को कटवाना है. तो पेड़ काटने के लिए मुझे लोकल अथॉरिटी जो नासिक म्यूनसिपैलिटी है उनकी परमिशन लेनी पड़ती है, उनको कुछ फीस पे करना होता है. तो मान लो मैंने उनको 10,000 रुपीज़ का फीस पे किया और उनको बोला कि आप प्लीज़ ये वाला पेड़ मुझे काट के दे दो. तो दे आर डूइंग इट एज अ पब्लिक अथॉरिटी और उनको जो 10,000 रुपीज़ मिलेंगे वो माना जाएगा कि वो उस गवर्नमेंट का वो बिजनेस है और उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा. समझाएगा? इतना बड़ा डेफिनेशन है, खाली एक ही चीज़ बोलते हैं, बिजनेस में कुछ भी काम करो, कितना भी बड़ा काम करो, कितना भी छोटा काम करो, उसके ऊपर हमेशा जीएसटी लगा देना. क्लियर है इतना डेफिनेशन? ओके, तो इसके साथ अपना पहला सबसेक्शन खत्म होता है. इसको वापस बोलेंगे. सप्लाई इंक्लूड्स all forms of supply of goods or services or both, such as sale, exchange, lease, license, disposal, rental, barter, transfer, made or agreed to be made for a consideration by a person, course or furtherance of business. क्लियर है क्या? कुछ डाउट इसमें? पक्का? ओके. अच्छा, अभी इंस्टीट्यूट ने कुछ इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशंस दिए, पहले वो पढ़ लेते हैं. ठीक है. क्लैरिफिकेशन नंबर 1, मंदिर को, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को, एनजीओस को जो डोनेशन मिलता है ना, वो डोनेशन कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा. लॉजिकल चीज है. कोई भी बंदा डोनेशन कब देता है? कुछ रिटर्न में अपन एक्सपेक्ट करते हैं क्या डोनेशन के? मैं डोनेशन दूंगा मतलब मैं गुड फेथ में दे रहा हूँ, उसके रिटर्न में कुछ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्या? तो वन साइड से पैसा जा रहा है बट सामने के साइड से कुछ आ रहा है क्या? तो किसी टाइप का सेल हुआ क्या, एक्सचेंज हुआ क्या, लीज हुआ क्या, लाइसेंस हुआ क्या, डिस्पोजल हुआ क्या, रेंटल हुआ क्या, बार्टर हुआ, ट्रांसफर भी नहीं हुआ. तो डोनेशन के केस में कभी भी कंसिडरेशन नहीं मानना. और अगर कंसिडरेशन ही नहीं है तो सप्लाई माना जाएगा क्या? क्योंकि सप्लाई में क्या होना चाहिए? कंसिडरेशन होना चाहिए. तो अगर कंसिडरेशन ही नहीं है तो उसको सप्लाई नहीं मानना. बट इसमें एक छोटा सा कॉम्प्लिकेशन आ सकता है. ये मंदिर है मान लो, मंदिर में दो लोगों ने डोनेशन दिया. एक दिया इम्पैक्ट कॉमर्स एकेडमी ने और एक दिया मान लो ये साची ने. ठीक है. साची ने डोनेशन दिया मान लो 1 करोड़ और इम्पैक्ट ने डोनेशन दिया मान लो 1 लाख. ठीक है. साची ने डोनेशन दिया तो मंदिर ने यहाँ पे एक बड़ी सी प्लेट लगा दी, वो ब्लैक प्लेट के ऊपर गोल्डन में लिख के आता है ना, और उधर लिख दिया थैंक यू साची. क्या लिख दिया? थैंक यू साची. और जो इम्पैक्ट ने डोनेशन दिया उसके लिए भी एक प्लेट लगा दिया और उस पर लिख दिया थैंक यू इम्पैक्ट कॉमर्स एकेडमी, फॉर एडमिशंस कॉन्टैक्ट मकरंद सर. क्या लिख दिया उस पर? थैंक यू इम्पैक्ट कॉमर्स एकेडमी, फॉर 11-12 सीए फाउंडेशन सीए इंटर एडमिशन कॉन्टैक्ट मकरंद सर. अब ये जो दोनों पार्टी लगाए इसमें फर्क क्या है? ऊपर वाले में किसी प्रोडक्ट का, किसी बिजनेस का, किसी सर्विस का एडवर्टाइजमेंट हो रहा है क्या? नहीं. ये प्योर गुड फेथ में डोनेशन दिया गया है. नीचे वाले में कौन सी चीज का एडमिशन हो रहा है? क्लासेस का एडमिशन हो रहा है. तो ये डोनेशन इन गुड फेथ नहीं है, ये पैसे दिए जा रहे हैं एडवर्टाइजमेंट करने के लिए. क्या करने के लिए? एडवर्ट. नाम के लिए डोनेशन है लेकिन क्या हो रहा है इसमें? एडवर्टाइजमेंट हो रहा है. तो अपने को सब्सटेंस ओवर फॉर्म देखना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि भाई डोनेशन गुड फेथ में हो रहा है, डोनेशन के हिसाब से हो रहा है कि एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से हो रहा है. तो नीचे के केस में एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से हो रहा है. तो जो साची ने पैसा दिया वो डोनेशन माना जाएगा, बट जो इम्पैक्ट ने पैसा दिया वो माना जाएगा कंसिडरेशन फॉर एडवर्टाइजमेंट. क्या माना जाएगा? कंसिडरेशन फॉर एडवर्टाइजमेंट.
तो सांची ने जो पैसा दिया दैट इज नॉट अ सप्लाई, बट जो इम्पैक्ट ने पैसा दिया वो सप्लाई माना जाएगा। ऐसा माना जाएगा कि मंदिर ने इम्पैक्ट को एडवर्टाइजमेंट सर्विस प्रोवाइड किया है, समझा है? ऐसा माना जाएगा कि इतना स्पेस मंदिर ने इम्पैक्ट को बेचा है फॉर द पर्पज ऑफ एडवर्टाइजमेंट। मंदिर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक टाइप का सेल माना जाएगा, सेल ऑफ एडवर्टाइजमेंट, प्रोविजन ऑफ एडवर्टाइजमेंट सर्विस। समझा ये चीज? तो यही क्लैरिफिकेशन है कि डोनेशन को दो हिस्सों में बांट देना। ऐसा डोनेशन जिसमें सामने से वापस कुछ नहीं मिल रहा है, मतलब सांची वाला डोनेशन, और ऐसा डोनेशन जिसमें सामने से कोई सर्विस मिल रही है, मतलब इम्पैक्ट वाला डोनेशन। तो इम्पैक्ट वाला डोनेशन कंसिडरेशन माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा, लेकिन सांची वाला डोनेशन कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा और सप्लाई भी नहीं माना जाएगा। समझा ये चीज? ओके। सेकंड, आर्ट वर्क्स सेंड बाय आर्टिस्ट टू गैलरीज फॉर एग्जीबिशन इज नॉट अ सप्लाई एज नो कंसिडरेशन फ्लोज फ्रॉम द गैलरी टू द आर्टिस्ट। इसका मतलब समझो, कोई एक जाना माना आर्टिस्ट है और उसने अपना पेंटिंग खाली डिस्प्ले के लिए भेज दिया किसी गैलरी में। नासिक का आर्टिस्ट है और उसने ये पेंटिंग को डिस्प्ले किया दिल्ली में। ये डिस्प्ले करने के कुछ पैसे मिल रहे क्या उसको? कुछ पैसे नहीं मिल रहे, अज्यूम कर लो कुछ भी पैसे नहीं मिल रहे, खाली उधर वो पेंटिंग डिस्प्ले हो रहा है, उधर डिस्प्ले खत्म होने के बाद वापस वो नासिक आ जाएगा। तो इस केस में कोई भी कंसिडरेशन नहीं फ्लो हो रहा है, तो यू शुडंट कंसिडर इट एज अ सप्लाई। जब तक पैसा फ्लो नहीं होता है तब तक उसको सप्लाई मत मानना। मान लो वो गैलरी में ये प्रणव को पेंटिंग अच्छी लग गई और 10 लाख में उसने वो पेंटिंग खरीद ली, तो ऐसा माना जाएगा कि उधर जाके सेल हुआ है। जब तक किसी ने वो पेंटिंग नहीं खरीदी तब तक सेल मत मानना। खाली डिस्प्ले के लिए गया है तो उसको सप्लाई मत मानना। डिस्प्ले होते होते अगर बिक गया तो अलग बात है, लेकिन खाली डिस्प्ले करने के लिए भेजा है तो सप्लाई मत मानना। क्लियर? और लास्ट क्लैरिफिकेशन है नो क्लेम बोनस के हिसाब से। अच्छा, एक चीज याद रखना, ये जो क्लैरिफिकेशन है ना, इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। क्लैरिफिकेशन कौन इशू करता है? जीएसटी काउंसिल। कौन इशू करेगा? जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल हर हफ्ते नोटिफिकेशन निकालता है, वो नोटिफिकेशन में वो लोग क्लैरिफिकेशन डाल के भेज देता है। अभी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशंस अपने बुक में इंक्लूड किए, तो अपन खाली वही वाले क्लैरिफिकेशंस पढ़ रहे हैं जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला था डोनेशंस वाला, सेकेंड था ये आर्ट वर्क वाला, और थर्ड वाला है नो क्लेम बोनस वाला। नो क्लेम बोनस का मतलब किसी को पता है क्या? कोई टू व्हीलर चलाता है क्या? टू व्हीलर चलाते हो तो उसका इंश्योरेंस है क्या तुम्हारे पास? ओके, तो मान लो किसी ने नई टू व्हीलर खरीदी, तो फर्स्ट ईयर में उसका मोटा मोटी इंश्योरेंस कितना होगा? मान लो 1 लाख की एक्टिवा है, फिर कुछ भी एथर वगैरह है, तो उसका इंश्योरेंस कितना होगा? 5,000 रुपये मान लो। सेकेंड ईयर में ये इंश्योरेंस कम होता है कि ज़्यादा होता है? ज़्यादा नहीं होता है कुछ भी। मान लो फर्स्ट ईयर में मैंने इंश्योरेंस लिया एंड मैंने कुछ भी क्लेम नहीं किया, ठीक है, मैंने गाड़ी एकदम ढंग से चलाई, किसी को भी नहीं ठोका, और इसलिए मेरे को क्लेम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो जो तुम्हारी कंपनी है ना, वो तुमको एक नो क्लेम बोनस देगी। वो बोलेंगे कि ठीक है, आपने अच्छा काम किया, अच्छे से गाड़ी चलाई, तो अगले साल प्रीमियम पे 10% का डिस्काउंट लेके जाना। तो अगले साल का प्रीमियम कितना होगा? 4,500। तो ये जो 10% का मतलब 500 रुपए का बोनस दिया गया है, ये एक टाइप का डिस्काउंट है। क्या है ये? डिस्काउंट। तो पहले साल का कंसिडरेशन था 5,000, दूसरे साल का कंसिडरेशन कितना हो जाएगा? 4,500। ये जो डिस्काउंट है ना, इसको लेस करना अलाउड है कंसिडरेशन में। कंसिडरेशन में से नॉर्मली डिस्काउंट लेस किया जाता है, लेकिन ये डिस्काउंट का नाम है नो क्लेम बोनस। तो सारे के सारे इंश्योरेंस कंपनीज ना कंफ्यूज हो गए। उनको लगा कि डिस्काउंट लेस कर सकते हैं, लेकिन नो क्लेम बोनस लेस करे कि ना करे। तो इसलिए जीएसटी काउंसिल ने उनको बोल दिया कि ये जो नो क्लेम बोनस रहेगा, ये आप लेस कर देना और सप्लाई में खाली 4,500 रुपीज़ ही ले लेना। तो जीएसटी कितने अमाउंट पे लगेगा? 4,500। समझा इसका मतलब?
अगली बार कभी भी इंश्योरेंस लो उसमें नो क्लेम बोनस का क्लॉज पढ़ लेना। पहले साल 10% का डिस्काउंट होता है, सेकेंड ईयर में भी अगर कुछ क्लेम नहीं किया तो तुमको 15% तक का डिस्काउंट मिल सकता है, और अगर थर्ड ईयर में भी कुछ क्लेम नहीं किया तो तुमको सीधा 25% का भी डिस्काउंट मिल सकता है। तो इसलिए कभी भी अगर कुछ क्लेम करना चाहो ना तो ये चीज़ दिमाग में रखना कि मैं मेरा अगले साल का नो क्लेम बोनस छोड़ रहा हूँ। अगर मैंने फर्स्ट ईयर में क्लेम कर लिया होता तो सेकेंड ईयर का इंश्योरेंस मेरा 5000 ही होता, 4500 नहीं होता। ठीक है, तो क्लेम करने के लिए तुमको नो क्लेम बोनस छोड़ना पड़ेगा। तो चेक कर लेना क्लेम बेटर है कि नो क्लेम बोनस बेटर है। अगर मेरे को खर्चा, अगर मैंने गाड़ी ठोक दिया और उसका खर्चा 300 रुपये आ रहा है तो वो इंश्योरेंस से पे करना चाहिए कि खुद के जेब से पे करना चाहिए? क्योंकि नो क्लेम बोनस कितना है और खर्चा आ रहा है 300, तो बेटर क्या है कि तुम लोग नो क्लेम बोनस के लिए जाओ और क्लेम ना करो। क्लियर है ये चीज़? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, नो क्लेम बोनस। ओके, तो ये 3 छोटे छोटे क्लैरिफिकेशंस थे कि नो क्लेम बोनस को कंसिडरेशन से माइनस कर देना, डोनेशन को कंसिडरेशन में मत मानना, और जो आर्ट वर्क आर्टिस्ट गैलरीज में बेचते हैं दैट इज विदाउट कंसिडरेशन एंड हेंस इट इज नॉट अ सप्लाई। समझे अभी? तो ये पूरा तुम्हारा 7(1)(a) खत्म होता है। 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज सेल, एक्सचेंज, लीज, लाइसेंस, डिस्पोजल, रेंटल, बार्टर, ट्रांसफर, made or agreed to be made for a consideration by a person in the course or furtherance of business। किसी को कुछ डाउट इसमें? बढ़े अगले सेक्शन की तरफ। ओके, 7(1)(a) लास्ट में पढ़ेंगे, पहले अपन 7(1)(b) पढ़ेंगे। अच्छा, 7(1)(b) भी स्टार्ट कैसे होता है बताओ? सप्लाई इंक्लूड्स। 7(1)(a) ने भी वही बोला कि सप्लाई में क्या इंक्लूड होगा, 7(1)(b) भी बोलेगा सप्लाई में क्या इंक्लूड होगा। 7(1)(b) कुछ अलग बात करता है, ठीक है? ये बोलता है सप्लाई इंक्लूड्स इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। क्या इंक्लूड होता है सप्लाई में? इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। इंपोर्टेशन मतलब बाहर से किसको मंगवाना। ओके, इसका एग्जांपल लेते हैं। ये अपना इंडिया है और इधर अपना सार्थक बैठा हुआ है, ठीक है? सार्थक ने मान लो इधर ऊपर रशिया है और यहां से इसने 3 लोगों को मंगवाया, ठीक है? घर बनाने के लिए आर्किटेक्ट्स को मंगवाया। उधर के आर्किटेक्ट बहुत अच्छा काम करते हैं, तो सार्थक को घर बनाना था तो उसने किसको मंगवाया? आर्किटेक्ट्स को मंगवाया, और उसने सबको क्या किया? सबको कुछ पैसे दिए, ठीक है? सबको कुछ पैसे दिए उसने, और उसने 3 आर्किटेक्ट्स को मंगवाया और 3 आर्किटेक्ट्स ने उसका घर उसको बना के दिया। तो इसको माना जाएगा इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन। तो जब भी तुम लोग सर्विस को इंपोर्ट करोगे फॉर पर्सनल यूज और फॉर बिजनेस यूज, उससे फर्क नहीं पड़ता है। पर्सनल यूज के लिए इंपोर्टेशन करो कि बिजनेस यूज के लिए इंपोर्टेशन करो, ये हमेशा सप्लाई माना जाएगा। क्या बोल दिया इसमें? सप्लाई इंक्लूड्स इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन whether or not in the course or furtherance of business। एकदम छोटा सा सबसेक्शन है। सप्लाई में इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस आ जाएगा। इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि कंसिडरेशन होना चाहिए, और बिजनेस हो ना हो फर्क नहीं पड़ता। मैंने आर्किटेक्ट्स को मंगाया मेरा ऑफिस बनाने के लिए, और इसने आर्किटेक्ट्स को मंगाया अपना घर बनाने के लिए, दोनों केस में सप्लाई माना जाएगा।
हम दोनों जो भी पेमेंट करेंगे दैट विल बी नोन एज कंसिडरेशन फॉर दैट सप्लाई, और दोनों के ऊपर इंडिविजुअली जीएसटी लग जाएगा। समझा ये चीज? इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? कंसिडरेशन होना चाहिए, किसी ने फ्री में आके काम नहीं करना चाहिए। मान लो इसके दोस्त लोग रहते हैं उधर रशिया में और उधर से इंडिया में आए और फ्री में काम करके चले गए, तो फिर वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। ठीक है, सप्लाई मानने के लिए इसने कंसिडरेशन देना चाहिए। क्या हंस क्यों रहे हो? समझ रहे हो? समझा ये चीज? तो इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? कंसिडरेशन होना चाहिए, किसी ने भी फ्री में काम नहीं करना चाहिए। और कंसिडरेशन होता है तो बिजनेस हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बिजनेस हो कि ना हो फर्क नहीं पड़ता। घर के लिए मंगाओ कि ऑफिस के लिए, इट विल ऑलवेज बी नोन एज सप्लाई। लिखो इसको। सप्लाई इंक्लूड्स importation of service for a consideration whether or not in the course or furtherance of business. लिख लिया? अच्छा, तो 7(1)(a) और 7(1)(b) दोनों में क्या फर्क है बताओ? 7(1)(a) डोमेस्टिक चीजों की बात करता है, 7(1)(b) किसकी बात करता है? इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, सिर्फ सर्विस है, गुड्स की बात नहीं कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सिर्फ सर्विस की। ओके, सेकंड, दोनों में सिमिलरिटी क्या है? कंसिडरेशन। 7(1)(a) में भी कंसिडरेशन होना चाहिए, 7(1)(b) में भी कंसिडरेशन होना चाहिए। ओके, वापस दोनों में कौन सा फर्क आ गया? बिजनेस का फर्क आ गया। उधर बिजनेस होना चाहिए, इधर बिजनेस ना हो तो भी चलता है। समझा क्या? वापस एक बार, सेक्शन 7(1)(b) सप्लाई इंक्लूड्स all forms, sorry, importation of service for a consideration whether or not in the course or, तो यहां पे खाली एक ही कंडीशन है कि कंसिडरेशन होना चाहिए, बाकी बिजनेस हो ना हो फर्क नहीं पड़ता। समझा ये चीज? ओके, एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स hired some architects from Italy भूमि क्या चाहिए तेरे को? to construct his house and office. He paid 1 crore and 2 crores respectively. तो दोनों अमाउंट पे जीएसटी लगेगा कि किसी एक ही अमाउंट पे जीएसटी लगेगा? बोथ अमाउंट्स विल बी चार्जेबल टू जीएसटी। ठीक है? बोथ अमाउंट्स विल बी चार्जेबल टू जीएसटी। अभी थोड़ा लॉजिकली सोचो, यहां पे सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है? आर्किटेक्ट्स। पैसा किसके जेब में जा रहा है?
तो आर्किटेक्ट के बुक्स में एक बार जर्नल एंट्री बताओ। बैंक अकाउंट टू सेल्स, और सेल्स के साथ जीएसटी लायबिलिटी भी आएगा ना, सेल्स टू जीएसटी लायबिलिटी। अभी गवर्नमेंट क्या इन लोगों के पीछे भागने वाला है क्या कि जीएसटी चुकाओ जीएसटी चुकाओ? ये लोग तो उड़ के वापस चले जाएंगे, तो जीएसटी लायबिलिटी फिर पे कौन करेगा? कौन पे करेगा? सही है, मिस्टर एक्स ही जीएसटी लायबिलिटी पे करेगा। तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आज के लिए कि इस केस में मिस्टर एक्स विल पे जीएसटी लायबिलिटी, विल बी डिस्कस्ड मोर इन चैप्टर नंबर 3। ठीक है, अभी के लिए लिख दो, मिस्टर एक्स विल पे जीएसटी लायबिलिटी, विल बी डिस्कस्ड मोर इन चैप्टर नंबर 3। प्रॉब्लम समझा ना? ये लोग तो उड़ के वापस चले जाएंगे, तो जीएसटी का तो नुकसान हो जाएगा ना, टैक्स का नुकसान हो जाएगा। बट मिस्टर एक्स तो इधर इंडिया में ही रहने वाला है, तो गवर्नमेंट किसके पीछे लगेगा? मिस्टर एक्स। तो ये एक स्पेशल केस है जिसमें परचेसर मतलब रेसिपिएंट ही टैक्स पे कर रहा है। इस केस में सप्लायर कौन है? आर्किटेक्ट्स, और रेसिपिएंट कौन है? मिस्टर एक्स। तो स्पेशल केस है जिसमें टैक्स विल बी पेड बाय द रेसिपिएंट टू द गवर्नमेंट। यूजुअली गवर्नमेंट को टैक्स कौन पे करता है? सप्लायर। इस केस में गवर्नमेंट को टैक्स कौन पे करेगा? रेसिपिएंट। ठीक है, चैप्टर 3 पूरा इसके ऊपर ही बेस्ड है। ऐसे 20-25 स्पेशल केसेस है, इसमें से एक स्पेशल केस का छोटा सा अपन ने यहाँ पे एक लाइन लिख दी। पूरा डिस्कशन होगा चैप्टर नंबर 3। समझा ये सेक्शन? ओके, 7(1)(a) और 7(1)(b) दोनों वापस बोलेंगे। As per section 7(1)(a) of CGST Act 2017, supply includes all forms of supply of goods or services or both, such as sale, exchange, lease, license, disposal, rental, barter, transfer, made or agreed to be made for a consideration by a person in the course or furtherance of business. उसके साथ ही 7(1)(b) में supply includes importation of service for a consideration whether or not in the course or furtherance of business. Clear? Okay. आ जाए 7(1)(c) पे। 7(1)(c) क्या बोलते हैं? पढ़ो एक बार, स्टार्ट कैसे होता है? सप्लाई इंक्लूड्स, सप्लाई इंक्लूड्स activities specified in शेड्यूल नंबर 1। शेड्यूल 1 में जो भी एक्टिविटीज लिखी है उनको अपन क्या मान लेंगे? सप्लाई मान लेंगे। आंखें बंद करके उसको सप्लाई मान लेना। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है, मेड और अग्रीड टू बी मेड विदाउट कंसिडरेशन। इसमें क्या बोल दिया? विदाउट कंसिडरेशन। कि मतलब अगर पैसा नहीं भी दिया ना तो भी सप्लाई माना जाए। ये क्यों ऐसा होगा, जरा मेरे को थोड़ा सोच के बताओ। ऐसा कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन बताओ जिसमें पैसा नहीं है लेकिन तो भी उसको सप्लाई मानना पड़ सकता है। उसमें कंसिडरेशन तो है ना, लेकिन इन काइंड, गिफ्ट इन काइंड, इसमें कंसिडरेशन ही नहीं है। सोचो सोचो सोचो। एक टाइप का डोनेशन हो गया वो तो। देखो सिंपल, मेरे पापा का एक बिजनेस है और मेरा एक बिजनेस है। पापा का बिजनेस है कंप्यूटर का, मेरा बिजनेस है टीचिंग का। पापा ने मेरे को कंप्यूटर दे दिया। क्या कर दिया पापा ने? कंप्यूटर दे दिया और बोला कि भाई तू वापर तेरे बिजनेस में। ये इसमें कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व है क्या? मैंने वापस तो कुछ नहीं दिया, लेकिन पापा और मेरा एक रिलेशनशिप है, इसलिए पापा ने मेरे को क्या कर दिया? कंप्यूटर ऐसे ही ट्रांसफर कर दिया। आइडियली अगर कोई और होता तो वो कंप्यूटर के लिए पापा उनसे पैसा चार्ज करते। उनका बेटा है इसलिए क्या किया? पैसा चार्ज नहीं किया। तो ये सप्लाई मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए?
मानना चाहिए ना, गवर्नमेंट का तो नुकसान हुआ ना। गवर्नमेंट क्या बोलता है, अगर कोई और होता तो आप उनसे पैसा लेते, हमको टैक्स मिलता। आपका बेटा है तो मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है, हमको तो टैक्स दे दो। समझ रहे हो क्या? और कोई ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है क्या? मान लो एक मेरा बिजनेस है और एक मकरन सर का बिजनेस। मकरन सर मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, इसलिए मैंने उनको ऐसे ही कुछ फ्री में असेट्स दे दिए जो उनके बिजनेस में काम में आ रहे हैं, जो अगर मैं उनको नहीं देता तो मैं बाहर सेल कर पाता। तो इसमें भी किसका नुकसान हो रहा है? गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है ना। अब बात समझो, मैंने मकरन सर से वाइट में पैसे नहीं लिए, अंडर द टेबल कैश में पैसे ले लिए। समझ रहे हो क्या? सेल किया मैंने मकरन सर को, लेकिन बुक्स में मैंने क्या दिखाया कि मैंने पैसे लिए ही नहीं, और मैंने अंडर द टेबल उनसे कैश में पैसे ले लिए। तो इसमें नुकसान किसका हो रहा है? गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है ना। मैं ब्लैक में अगर उनको कुछ सेल कर रहा हूँ, कैश में कुछ सेल कर रहा हूँ, तो नुकसान किसका हो रहा है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को मालूम है सब लोग वो चालू है, सेल करते हैं लेकिन कैश में सेल करेंगे, ऐसा दिखाएंगे कि कंसिडरेशन है ही नहीं। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो 7(1) में सप्लाई माना जाएगा क्या? 7(1) में सप्लाई माना जाएगा क्या? नहीं। तो इसलिए 7(1) में बोल दिया कि ऐसे चालू ट्रांजैक्शंस में भी हम लोग उसको सप्लाई मान लेंगे, इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन। समझा ये चीज? घपलेबाज लोगों को पकड़ने के लिए गवर्नमेंट ने सेक्शन डाला, उसमें कुछ एक्टिविटीज लिख दी जो गवर्नमेंट को मालूम है कि ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि मैंने कल जाके मान लो किसी को कुछ सेल कर दिया, ये फ़ोन बेच दिया और उससे कैश में पैसा ले लिया। अगर बैंक में पैसा लेता तो गवर्नमेंट इजीली ट्रैक कर पाता, मेरे को भी टैक्स पे करना पड़ता। लेकिन ताकि मैंने कैश में पैसा लिया तो गवर्नमेंट वो ट्रैक नहीं कर पा रहा है और मैं भी टैक्स पे नहीं कर रहा। इसलिए ऐसे ट्रांजैक्शंस के ऊपर रोक लाने के लिए गवर्नमेंट ने ये वाला सबसेक्शन ऐड किया, और इसमें बोल दिया कि ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ शेड्यूल 1 में लिखे गए हैं जो कि अगर तुमने किए विदाउट कंसिडरेशन, स्टिल उसको क्या मानना पड़ेगा? सप्लाई मानना पड़ेगा। समझा ये चीज़? पक्का? तो अभी अपने को क्या पढ़ना पड़ेगा? शेड्यूल 1 पढ़ना पड़ेगा। शेड्यूल 1 में इन टोटल 4 एक्टिविटीज़ लिखे गए। अगर इन 4 एक्टिविटीज़ में से तुम लोग कोई भी एक्टिविटी करते हो विदाउट कंसिडरेशन तो भी वो सप्लाई आना जाएगा। अगर वो विथ कंसिडरेशन होता है तो फिर वो कौन से सबसेक्शन में जाएगा? 7(1) में। विथ कंसिडरेशन है तो 7(1) में जाएगा, विदाउट कंसिडरेशन है तो 7(1) में जाएगा। बोल, मैं बोलता हूँ ना, एग्जाम्पल देता हूँ मैं इसके। पहले अपन शेड्यूल 1 से स्टार्ट करें। शेड्यूल 1 में 4 एक्टिविटीज लिखे गए, तो लेट्स गो टू द फर्स्ट एक्टिविटी। एक मिनट, हाँ इतना लिखना है। एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 मेड और अग्रीड टू बी मेड विदाउट कंसिडरेशन। मेड और अग्रीड टू बी मेड विदाउट कंसिडरेशन। अच्छा, शेड्यूल में हमेशा पैराग्राफ्स होते हैं, इतना याद रखना। शेड्यूल में सेक्शंस नहीं होते, शेड्यूल में क्या रहने वाला है? पैराग्राफ्स। तो अपने को इस शेड्यूल के 4 पैराग्राफ पढ़ने हैं, स्टार्टिंग विथ पैराग्राफ नंबर 1। करें स्टार्ट? ओके, एक छोटा सा एग्जाम्पल सिमुलेट करने का ट्राई करते हैं। मेरा एक मोबाइल शॉप, और उसके साथ साथ मैं ट्यूशन क्लासेस भी लेता हूँ। ठीक है? इम्पैक्ट प्राइवेट लिमिटेड एक टोटल कंपनी है, उसके अंदर एक मोबाइल शॉप है और एक ट्यूशन क्लास। मैंने 1000 मोबाइल्स परचेज किए। क्या कर दिया? 1000 मोबाइल्स परचेज किए एट 100 रुपीज़ पर मोबाइल। तो टोटल परचेज कॉस्ट कितना हो जाएगा? परचेज कॉस्ट हो जाएगा 1 लाख रुपए। मान लो 10% का टैक्स,
तो टैक्स कितना लगेगा? 10,000 का 1,10,000 इज द टोटल पेमेंट मेड बाय मी टू द वेंडर। अभी ये जो मैंने 1,000 मोबाइल्स खरीदे, ये B2B ट्रांजैक्शन है कि B2C ट्रांजैक्शन है? क्योंकि इम्पैक्ट प्राइवेट लिमिटेड तो बिजनेस है, रजिस्टर्ड है, तो अपन इसको क्या मानेंगे? B2B ट्रांजैक्शन। तो ये टैक्स का इम्पैक्ट को ITC मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ITC मिल जाएगा। ओके, जर्नल एंट्री बताओ, जर्नल एंट्री इम्पैक्ट के बुक्स में परचेज अकाउंट डेबिट, GST ITC मिलेगा, GST ITC डेबिट टू परचेस 1,10,000। ओके, ये जो मैंने फोन्स खरीदे हैं, ये मैंने क्यों खरीदे? बेचने के लिए खरीदे। अगर मैं फोन्स को आगे बेचता हूं, मान लो फोन को मैंने 150 रुपीज में बेचा, तो गवर्नमेंट का फायदा है कि नुकसान है? गवर्नमेंट को ऑलरेडी कितना टैक्स मिला है? 10,000 का। मान लो इन फोन्स को मैं बेचता हूं 150 रुपीज पे, तो टोटल सेल्स वैल्यू कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 1,50,000। टैक्स 15,000 का टैक्स लगेगा, टोटल 1,65,000। गवर्नमेंट को ऑलरेडी कितना टैक्स मिला है? 10,000 का। इसके ऊपर और कितना टैक्स मिलेगा? 5,000 का। कैसे? लायबिलिटी 15,000 का है, ITC ऑलरेडी 10,000 का पड़ा है, तो उसके ऊपर और कितना पे करना पड़ेगा? 5,000 का। तो गवर्नमेंट को इन टोटल कितना टैक्स मिलेगा? 15,000। लेकिन मान लो ये मैंने सेल्स नहीं किया और फ्री में सारे बच्चों में मोबाइल फोन बांट दी। क्या कर दिया मैंने? फ्री में सारे बच्चों में मोबाइल फोन बांट दी। फ्री में बोल रहा हूं मतलब विदाउट कंसिडरेशन। मैंने स्टूडेंट से पैसा नहीं लिया और सब में ऐसे ही फोन रैंडमली बांट दी। ठीक है, इससे किसका नुकसान हो रहा है बताओ? गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है। अच्छा, और एक चीज, मैंने 100 स्टूडेंट्स का ट्यूशन लिया, 100 स्टूडेंट्स का ट्यूशन लिया और सबसे मैंने 1,000 रुपीज लिए। कितने लिया? 1,000। तो कितना सेल्स किया मैंने टोटल? 1,00,000 रुपए का। मान लो ट्यूशन के ऊपर भी 10% का टैक्स रेट लगता है, तो टोटल कितना टैक्स लग जाएगा इस पे? 10,000 का टैक्स लग जाएगा। तो स्टूडेंट्स ने टोटल कितना पे किया रहेगा? 1,10,000। जो मैंने स्टूडेंट से ये 10,000 रुपीज कलेक्ट किया, ये मैं खुद डिजर्व करता हूं क्या? ये कौन डिजर्व करता है? तो मेरी लायबिलिटी कितनी है? 10,000 की लायबिलिटी है। तो एंट्री क्या होगी इसकी? बैंक अकाउंट डेबिट 1,10,000 टू GST लायबिलिटी 10,000 टू सेल्स। कितना? ओके, ये जो GST लायबिलिटी है, इसको मैं कैसे पे करूंगा? पूरा एक ही कंपनी है, मेरा मोबाइल शॉप भी वही कंपनी में आ रहा है, ट्यूशन क्लास भी वही कंपनी में आ रहा है, तो ये लायबिलिटी को मैं कैसे पे करूंगा? ITC को यूज कर कर। तो गवर्नमेंट का और एक बार नुकसान हो गया। मोबाइल फोन नहीं बेचे तो 5,000 का नुकसान हुआ, और उसके ऊपर और 10,000 का नुकसान हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट का जो 10,000 का लायबिलिटी था मेरा थ्रू ट्यूशन क्लासेस, वो मैंने कैसे पे किया? ITC को यूज करके। मान लो मैंने वो फोन आगे बेच दिए होते, तो ये वाला जो 10,000 का पेमेंट था वो मैं कैसे करता? कैश में करना पड़ता ना। अगर मैंने फोन आगे सेल कर लिए होते तो पूरा का पूरा ITC इधर 15,000 के अगेंस्ट यूज हो गया रहता। तो ये वाला जो 10,000 का लायबिलिटी आता, वो मैं कैसे पे करता? कैश में पे करता। तो गवर्नमेंट का 2 बार नुकसान हो गया। एक बार नुकसान इसलिए हुआ कि मैंने फोन नहीं बेचा, और दूसरा नुकसान इसलिए हुआ कि मैंने ट्यूशन क्लास के लिए टैक्स जो कलेक्ट किया वो मैंने ITC को यूज करके पे कर दिया। तो यहां पे सबसे बड़ा कल्प्रिट कौन है?
ये जो 10,000 का आईटीसी अगर होता ही नहीं तो ये सब प्रॉब्लम आता क्या? अगर मैं 10,000 का आईटीसी क्लेम ही नहीं करता तो ये प्रॉब्लम आता क्या? अगर मेरा परचेज का कॉस्ट ही मैं 1,10,000 दिखा देता तो ये सब प्रॉब्लम आता क्या? समझ रहे क्या प्रॉब्लम क्यों नहीं आएगा? नहीं समझ रहे तो पूछो। अगर मैं ये 10,000 का आईटीसी क्लेम ही नहीं करता तो ये बच्चों से जो मैंने लायबिलिटी कलेक्ट की है ये मैं कैसे पे करता गवर्नमेंट को? कैश में। गवर्नमेंट को 10,000 का कैश मिल जाता और ऑलरेडी गवर्नमेंट को इसके पहले भी 10,000 का कैश मिला हुआ है। तो सबसे बड़ा कल्प्रिट कौन है इसमें? आईटीसी। मैंने फोन्स के ऊपर आईटीसी क्लेम किया बट उस फोन को मैं डोनेशन की तरह बांट रहा हूं सब में। आईटीसी का सबसे बड़ा रूल क्या था याद है क्या? जब कोई चीज खरीदते हो उसको आगे बेचो ताकि गवर्नमेंट को फायदा हो। इधर मैंने क्या किया? फोन खरीद लिया, आईटीसी ले लिया, लेकिन फोन्स को फ्री में सब में बांट दिया। इसमें गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है। इसलिए गवर्नमेंट बोलता है कि ऐसे सारे केसेस में तुमको सप्लाई मानना पड़ेगा। जो मैंने फोन्स को फ्री में बांटा बच्चों में, वो फ्री में बांटना भी सप्लाई माना जाएगा क्योंकि उसके ऊपर मैंने आईटीसी लेके रखा था। कितने का आईटीसी लेके रखा था? 10,000। अब ट्रांजैक्शन को समझो। जो मैंने 1,000 फोन्स लिए ना वो बच्चों में बांट दिए, लेकिन अंडर द टेबल बच्चों से मैंने 150 रुपीज कैश में कलेक्ट कर ली। समझा क्या? वाइट में पैसा नहीं लिया मैंने। पैसा कैसे लिया? कैश में ले लिया। मेरे को आईटीसी भी मिल गया, मेरे को ब्लैक में पैसा भी मिल गया। नुकसान किसका हुआ? गवर्नमेंट। तो ऐसे ही ट्रांजैक्शंस को रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या करता है? अपने को बोलता है कि अगर तुम लोग फ्री में कोई भी बिजनेस का असेट बांट देते हो तो भी उसको क्या मानना पड़ेगा? सप्लाई मानना पड़ेगा। ऐसा मानो कि तुमने एक्चुअल में बाहर सेल कर दिया फोन को, तुमने बच्चों को फ्री में नहीं बांटा। समझ रहे क्या इसकी अहमियत? हाँ वो चले, देख मैं आता हूँ उस पर आता हूँ, 2 मिनट रुक। किसने? अगर इम्पैक्ट खुद से कंज्यूम करता है तो वो आईटीसी क्लेम कर सकता है क्या? अपन ने देखा था अगर तुम लोग कंज्यूमर हो तो तुमको आईटीसी मिलता है क्या? आईटीसी किसको मिलता है? जो बिजनेस करने वाला है। इतना याद रखो, बिजनेस करने वाला है मतलब वो प्रोडक्ट को आगे बेचने वाला है। इस केस में इम्पैक्ट ने उस प्रोडक्ट को आगे नहीं बेचा, आईटीसी ले लिया, गवर्नमेंट से 10,000 रुपीज के रिवॉर्ड पॉइंट्स हड़प लिए और सबको बांट दिया। नहीं नहीं, अगर कंज्यूम किया है तो फिर तो अच्छा, कंज्यूम किया है तो उसकी एंट्री क्या होगी पता? परचेज टू बैंक। और परचेज का अमाउंट क्या रहेगा? 1,10,000 होगा। कंज्यूम किया तो टैक्स पे करना पड़ता है, लेकिन उसका आईटीसी नहीं मिलता है। पूरा का पूरा टैक्स का बर्डन एंड कंज्यूमर ही बेयर करता है। इसलिए जब भी कंज्यूम करोगे तो ये जो टैक्स पे किया है ना, इसका आईटीसी नहीं मिलेगा। तो तुम्हारा एंट्री हो जाएगा 1,10,000 का। परचेज 1,10,000 टू बैंक 1,10,000, वो तुम्हारे कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। अगर आगे बेचने के लिए खरीदा है तो तुम्हारा असेट बन जाता है, अगर खुद कंज्यूम कर रहे हो तो तुम्हारा कॉस्ट बन जाता है। समझ रहे क्या ये चीज? मैंने गवर्नमेंट का नुकसान कैसे किया समझो। असेट खरीदा, उसको आगे बेचा भी नहीं, उसके ऊपर का आईटीसी क्लेम कर लिया और वही आईटीसी को किधर और यूज कर लिया। और जो असेट मैंने आगे नहीं बेचा वो मैंने एक्चुअल में फ्री में सब में बांट दिया। तो गवर्नमेंट बोलता है ऐसा कोई भी अगर असेट है जिनको तुमने खरीदा है, जिसको तुमने खरीदा है और उसके ऊपर तुमने आईटीसी भी क्लेम किया है बट बाद में जाके फ्री में सब में बांट दिया, तो उस केस में वो फ्री में बांटना भी एक तरह का सप्लाई माना जाएगा। हाँ हाँ, या फिर खुद के बिजनेस में तू भी यूज कर। मान लो ये मैंने बेंचेस खरीद लिया, अब बेंचेस को मैं कैसे यूज कर रहा हूँ? तुम सबको उस पर बैठने मिल रहा है और उससे मेरा ट्यूशन क्लासेस बढ़ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बेंचेस खरीद लिए, आईटीसी ले लिया और बाद में सारे बेंचेस डंप कर दिए। समझा? एक्चुअल में ऐसा कोई करता है क्या रियल लाइफ में? असेट खरीदा फिर असेट को डंप कर दिया, ऐसा कोई रियल लाइफ में करेगा? तो रियल लाइफ में बंदा क्या करेगा? असेट खरीदेगा, वाइट में पेमेंट करेगा,
आईटीसी यूज कर लेगा उसका और सारे चीजों को ब्लैक में बेच देगा। समझा क्या? लिखने के लिए ऐसा लिखा है कि तुमने डंप कर दिया, लेकिन इन सब्सटेंस किसको पकड़ना चाहता है गवर्नमेंट? जो लोग चीजें खरीदते हैं उसका आईटीसी क्लेम करते हैं और बाद में उसको ब्लैक में बेच देते हैं। तो ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए ये वाला पैराग्राफ डाला गया। और ये वाला पैराग्राफ कुछ ऐसा बोलता है कि अगर तुमने अपने बिजनेस असेट्स को ट्रांसफर कर दिया या फिर डिस्पोज कर दिया, जिसके ऊपर तुमने आईटीसी लिया था, तो उस डिस्पोजल या फिर ट्रांसफर को भी सप्लाई माना जाएगा, प्रोवाइडेड यू हैव नॉट टेकन एनी कंसिडरेशन। अगर कंसिडरेशन लिया है तो कौन से पैराग्राफ में आएगा? पैराग्राफ नहीं, वो आएगा सबसेक्शन 1 में, 7(1)(a). बट इसमें स्पेसिफिकली कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं। समझा ये चीज? हाँ, बार्टर क्या चलेगा? बेंच के बदले दूसरा बेंच ले लिया, बेंच के बदले चेयर ले लिया, तो उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन नहीं, फिर वो 7(1)(a) में पकड़ा जाएगा। बार्टर किधर कवर होता है? 7(1)(a) में। इधर क्या हो रहा है? मैंने फोन दिया बट सामने से कुछ भी नहीं मिला, तो इसलिए इधर वो पकड़ा जा रहा है। सामने से थोड़ा तो कंसिडरेशन आना चाहिए ना, इन काइंड या फिर इन मनी। इधर सामने से कुछ भी नहीं आ रहा है, तो इसके लिए ये इधर पकड़ा जा रहा है। बोलो, कुछ डाउट है इसमें? पूछ। तो भी चलेगा। लॉस बेयर करना इज फाइन, बट कोई लॉस क्यों बेयर करेगा बता मेरे को? हाँ हाँ, बट ऐसा कैसे दिखाएगा तो बता मेरे को। ऐसा कोई देखो पे करेगा क्या? ऐसा ट्रांजैक्शन के लिए तुम लोग अग्री करोगे क्या? तुमको दुकानदार बोलता है कि 50 रुपए मेरे को ऑनलाइन दो, 100 रुपए कैश में दो। कितने केस हो गए ऐसे? क्या क्या? रेयर केस है ना, तो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, वही बोल रहा हूँ। यूजुअली लोग पूरा का पूरा ब्लैक में ही धंधा करते हैं, नहीं तो पूरा का पूरा व्हाइट में करते हैं, छोटे मोटे धंधे। ठीक है, चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। 500 फोन उसने ब्लैक में बेच दिए, मतलब बेसिकली दान दे दी, और 500 फोन उसने नॉर्मली किया। ठीक है, तो वही 500 फोन जो मैंने ऐसे ब्लैक में बेच दिए वो सप्लाई माने जाएंगे, और जो नॉर्मली मैंने बेचे पैसे लेके वो 7(1)(a) में पकड़े जाएंगे। सार्थक क्या बोल रहे हैं? देखो, 1000 फोन है, तो 500 फोन्स के लिए मैंने 150 रुपीज लिए, और 500 फोन्स मैंने डोनेट कर दिया। डोनेट मतलब बच्चों में बांट दी। तो जो ऊपर वाले 500 फोन्स है, ये कौन से सेक्शन में पकड़े जाएंगे? 7(1)(a), क्योंकि इसमें कंसिडरेशन है। और नीचे वाले 500 फोन्स कहाँ पे पकड़े जाएंगे? 7(1)(c), क्योंकि इसमें कंसिडरेशन नहीं। दोनों सप्लाई माने जाएंगे। चलो, ऊपर वाले में तो 150 रुपीज पे जीएसटी पे करूंगा, नीचे वाले में क्या करना है? नीचे वाले में जीएसटी तो पे करना पड़ेगा, बट कौन से अमाउंट पे करूं? नहीं नहीं, कॉस्ट पे कैसे? मार्केट वैल्यू पे। इस पे पैसा मालूम नहीं ना अपने को, तो गवर्नमेंट बोलता है चुपचाप उस प्रोडक्ट का मार्केट वैल्यू देखो, और मार्केट वैल्यू के ऊपर तुम लोग टैक्स पे करके आ जाओ। अगर वही फोन में मार्केट में बेचता तो कितने में बेचता? मान लो अगर मार्केट में भी 150 में बेच पाता, तो टैक्स कितने पे करो? 150। 500 इंटू 150 इंटू 10%। समझा परवनी? ओके, तो बेसिकली ये पैरा बोलता क्या है कि मैंने बिजनेस में कोई असेट्स लिए, उसके ऊपर का आईटीसी भी ले लिया, लेकिन बाद में जाके फ्री में वो असेट्स को मैंने लोगों में बांट दिया। तो उस केस में फ्री में उस असेट को बांटना भी सप्लाई माना जाएगा, और तुमको टैक्स पे करना पड़ेगा। यस, बार्टर वाले में। हाँ, तो मतलब क्या बोल रही है? ओके, तो उस प्रोडक्ट का मार्केट वैल्यू देख लेने का। मान लो मैंने फोन दिया और सामने से लैपटॉप लिया, तो लैपटॉप का मार्केट वैल्यू देख लूंगा मैं। बराबर, क्यों नहीं क्रिएट होगा? मेरे फोन का कंसिडरेशन क्या है? लैपटॉप। फोन दिया तो सामने से क्या मिला? लैपटॉप। लैपटॉप का मार्केट वैल्यू है मान लो 1 लाख, तो एंट्री कुछ ऐसा होगा
लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू सेल्स, जो मैंने फोन का सेल्स किया, और उसके साथ ही जीएसटी लाइबिलिटी भी क्रिएट करना पड़ेगा। क्या? हाँ, आईटीसी होगा तो आईटीसी, आईटीसी नहीं होगा तो कैश में। क्या? हाँ, अभी उसके साइड से किसका सेल्स हुआ? लैपटॉप का। मेरे साइड से मोबाइल का सेल्स है, उसके साइड से लैपटॉप का। तो मेरे साइड की एंट्री कुछ ऐसी रहेंगी, लैपटॉप आया, मोबाइल गया, और इसके बीच में टू जीएसटी लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगा। और जो मोबाइल दे रहा है, सॉरी जो लैपटॉप दे रहा है, उसके पास मोबाइल आया, उसका लैपटॉप गया, और बीच में आ जाएगा टू जीएसटी लायबिलिटी। क्यों नहीं आईटी से मिल रहा? हाँ तो ठीक है ना, मतलब ट्रांजैक्शन दिख रहा है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। परचेस करूंगा तो आईटीसी मिल जाएगा, और साइमल्टेनियसली सेल भी कर रहा हूँ, तो ऐसा टैक्स भरना नहीं पड़ेगा। आईटीसी भी खत्म हो गया और तेरा लायबिलिटी भी खत्म हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, दैट्स फाइन। समझा? हाँ, बट इसमें कंसिडरेशन है, इसमें मोबाइल का कंसिडरेशन है लैपटॉप, और लैपटॉप का कंसिडरेशन है मोबाइल। ये ऊपर वाला जो मैं अभी सिखाने का ट्राई कर रहा हूँ, इसमें कंसिडरेशन है ही नहीं, मोबाइल फ्री में बांट दिया मैंने। समझा? बोलो, समझा बार्टर का? तो क्या? देखो 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 देखो, ये पैरा ये बोलता है कि कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। अगर एक भी रुपए का कंसिडरेशन होता है ना, तो वो इस पैराग्राफ में नहीं आएगा। मान लो मैंने ये 500 फोन 1 रुपए में बेच दिए, ₹1, तो ये कौन से पैरा में कवर होगा, कौन से सेक्शन में? 7(1)(a) में चला जाएगा। ये 7(1)(c) में रुकेगा ही नहीं। लेकिन कोई ऐसा करेगा क्या? 1 रुपए में बेचे आ गया, 1 रुपए में बेचा, और बाकी 149 रुपीज तूने कैश में ले लिए, बराबर? ऐसा कोई क्यों करेगा बता मेरे को? और ऐसे कितने केसेस हो गए? बहुत कम हो गए। गवर्नमेंट ऑलरेडी 1.5 लाख करोड़ रुपए कमा रहे हैं महीने की, तो गवर्नमेंट इतना डिटेल में कभी नहीं जाएगा। ऐसा करने के लिए तुम्हारा दिमाग एकदम खराब होना चाहिए, और गवर्नमेंट को मालूम है कि 1000 लोगों में कोई एक बंदा होगा जो ऐसा करता होगा, और एज सच कस्टमर भी इसके लिए क्यों अग्री करेगा? 1 रुपया वो दे रहा है बिल में, ऑनलाइन कर रहा है 1 रुपए का पेमेंट, बाकी 99 कैश में। वो बोलेगा ये क्या मजा की, पूरा ही 100 रुपए कैश में ले लो। समझाएगा? ये बहुत रेयर केस है, स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आता है, लेकिन ये रियल लाइफ में मतलब बहुत रेयरली होता है। ठीक है? एकदम छोटे बड़े बड़े बिजनेस तो इसके पास देखते भी नहीं है, छोटे मोटे बिजनेस को अगर करना होगा तो करेंगे। ओके, वापस पैरा 1 क्या बोलता है? असेट खरीदा, इट कैन बी कैपिटल गुड्स, इट कैन बी इन्वेंट्री, बट इन्वेंट्री या फिर कैपिटल गुड्स में से कुछ एक होना चाहिए। उसके ऊपर आईटीसी मैंने क्लेम कर लिया, और उसके बाद जाके असेट को मैंने दान कर दी। मतलब मैंने गवर्नमेंट से रिवॉर्ड पॉइंट्स चुराने के लिए वो असेट खरीदा। तो गवर्नमेंट भी शातिर है, गवर्नमेंट बोलेगा तुमने जो दान किया ना, ये एक टाइप की चोरी हो रही है टैक्स की, तो इसको सप्लाई मान लो और चुपचाप टैक्स पे कर दो। समझा क्या चीज? ओके, तो कुछ ऐसा दिखेगा इसका एंट्री। ठीक है, पहले मैं परचेज किया, मान लो मैंने एक लैपटॉप परचेज किया, तो एंट्री होगी लैपटॉप अकाउंट डेबिट 1 लाख, जीएसटी आईटीसी डेबिट 10,000 टू बैंक 1,10,000। और अगले दिन ये लैपटॉप मैंने किसी को दान कर दिया, है ना? बोलने के लिए दान है, लेकिन एक्चुअल में होने क्या वाला है? कैश में मैं पैसा ले लूंगा। दान कोई करता है क्या आज के ज़माने में? किसी इंसान को तो कोई कभी कोई दान में देने वाला है नहीं। तो जो मैंने डिस्पोज कर दिया मेरा असेट मेरे शॉप से बाहर जा रहा है, डिस्पोज हो रहा है, तो मेरे बुक से भी तो हटाना पड़ेगा ना। तो एंट्री क्या होगी? टू लैपटॉप। एंट्री क्या होगी? लैपटॉप को बुक से तो बाहर निकालना पड़ेगा, लेकिन ये बुक से बाहर निकाल रहे हो तो गवर्नमेंट बोल रहा है ये आईटीसी भी तुमने किसके नाम पे लिया था? लैपटॉप के नाम पे। तो लैपटॉप निकाल रहे हो तो चुपचाप वो आईटीसी को भी हटाओ। ये तुमने खाली चोरी करने के लिए आईटीसी लिया है,
चुपचाप क्या करो, लैपटॉप का सेल्स दिखा दो। क्या दिखा दो, लैपटॉप का सेल्स दिखा दो। और कौन से अमाउंट पे दिखाओ, मार्केट वैल्यू पे, क्योंकि मैंने इन रियलिटी तो ऐसे दे दिया है लैपटॉप, तो उसका वैल्यू तो मेरे को पता नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मार्केट वैल्यू पे उसका एक सेल्स दिखाऊंगा। एक मिनट इधर, मार्केट वैल्यू मान लो लैपटॉप का है 90,000, तो मैंने एंट्री कितने की मारनी है, 90,000। और मेरी जीएसटी लाइबिलिटी कितने की क्रिएट होगी, 90,000। मेरे को जीएसटी लाइबिलिटी 9,000 रुपीज की क्रिएट करनी होगी। समझा ये चीज? तो 10,000 का आईटीसी लिया था, 9,000 की लाइबिलिटी आ जाएंगी। ये लाइबिलिटी को मैं कैसे पे करूंगा, आईटीसी के थ्रू। तो 1,000 का आईटीसी बच जाएगा, दैट इज फाइन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है क्या ये चीज? क्लियर आदित्य? पक्का है ना? और अगर मैंने ये आईटीसी लिया ही नहीं होता तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। आईटीसी नहीं लिया मतलब तुमने रिवॉर्ड पॉइंट्स की चोरी भी नहीं किया। तो बाद में जब तुम लोग ये लैपटॉप दान में दे दोगे, गवर्नमेंट बोलेगा हमको फर्क नहीं पड़ता, तुमने पहले आईटीसी नहीं लिया, तो अभी अगर इसको दान कर रहे हो तो ठीक है, हमको वापस टैक्स नहीं चाहिए। समझा है? ओके। तो अगर मैं पर्सनल लेवल पे लैपटॉप खरीदता हूं तो क्या मुझे आईटीसी मिलेगा? तो अगर मैंने वो लैपटॉप मेरे फ्रेंड को दान कर दिया तो क्या मेरे ऊपर कभी जीएसटी लायबिलिटी आएगी? आईटीसी मिला ही नहीं है तो लायबिलिटी आएगी नहीं। आईटीसी किसको मिलता है? बिजनेस को। तो ये वाला पैरा किसको एप्लीकेबल हो जाता है? बिजनेस को। बिजनेस ने लैपटॉप खरीदा, उस पर आईटीसी ले लिया और बाद में अपने घर पे दे दिया नेटफ्लिक्स देखने के लिए। समझा? आइडियली लैपटॉप का यूज किधर होना चाहिए था? बिजनेस में, क्योंकि आईटीसी किधर गया है? बिजनेस में। आईटीसी का यूज में करने वाला हूँ सेल्स के साथ, तो लैपटॉप का भी यूज किधर होना चाहिए? सेल्स के साथ। लेकिन लैपटॉप का यूज घर पे हो रहा है नेटफ्लिक्स देखने के लिए। तो उस केस में ऐसा माना जाएगा कि बिजनेस ने अपना लैपटॉप ट्रांसफर कर दिया है और बिजनेस को सप्लाई दिखाना पड़ेगा, बिजनेस को सेल ऑफ लैपटॉप दिखाना पड़ेगा और बिजनेस को उस सेल के ऊपर जीएसटी भरना पड़ेगा। जब तक चोरी ना पकड़ी जाए चोर थोड़ी ना होता है ना। गवर्नमेंट अभी तुम्हारे घर पे एक एक लैपटॉप देखने नहीं आने वाला है, लेकिन अगर बड़ी चोरी होती है, 1000 लैपटॉप की चोरी हो जाती है इस तरह से, तो उस केस में पकड़े जाएंगे। और इसमें जेन्युइन केस भी पकड़ा गया और चोरी वाला केस भी पकड़ा गया। जेन्युइनली मैंने किसको डोनेट कर दिया तो भी मेरे को सप्लाई मानना पड़ेगा। मैंने किसी को दे दिया और अंडर द टेबल कैश में पैसे ले लिया तो वो भी इस केस में पकड़ा जाएगा। दोनों पकड़े जाएंगे, जेन्युइन डोनेशंस भी पकड़े जाएंगे और अगर कोई बंदा ब्लैक में बेच रहा है तो वो भी पकड़ा जाएगा। क्लियर है क्या? सिंपल एंट्री। बस इतना याद रखना कि असेट पे आईटीसी लिया होना चाहिए, आईटीसी नहीं लिया तो इग्नोर। समझा ये चीज? ओके। तो पैरा 1 कुछ ऐसा बोलता है, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट्स वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच असेट। क्या बोल दिया इसने? परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट्स वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच असेट। समझा? लिखो इसको। हाँ, जोर से। वापस बोल। हाँ, फेक मत दो उसको, डिस्पोज मत कर दो, किसी को ब्लैक में मत बेचो, बस इतना ही बोलता है गवर्नमेंट। असेट तो लेते अपन यूज करने के लिए ना। हाँ, बट वो एक्सेस कंजम्पशन नहीं होगा, कंजम्पशन पर्सनल लेवल पे होता है। बिजनेस उसको यूज कर रहा है फॉर इट्स बिजनेस, फॉर मेकिंग सेल्स, फॉर क्रिएटिंग रेवेन्यू, तो वो चलता है। असेट खरीद रहे हो और उससे अगर तुमको सेल्स में फायदा हो रहा है दैट इज फाइन, बट असेट खरीद के मैं क्या कर रहा हूँ? ब्लैक में दे रहा हूँ या फिर किसको डोनेट कर दे रहा हूँ, वो गलत हो जाएगा। अच्छा, अभी तुम लोग सोचो, कोई भी असेट का एक शेल्फ लाइफ तो होता है ना, मतलब 10 साल के बाद भी ना बेचूं
तो चलेगा कैसे? तो गवर्नमेंट ने उसका भी सुविधा दी है, बोल दिया कि कोई भी एसेट को 5 साल वापरा और उसके बाद अगर डिस्पोज किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर उसमें कोई भी लाइबिलिटी नहीं आई। ये चैप्टर नंबर 9 में लिखा है। तो अभी इतना ही खाली याद रखो कि डिस्पोज कर दिया तो टैक्स भरना पड़ेगा, सप्लाई माना जाएगा। लेकिन आगे जाके थोड़ा सा एक बेनिफिट दे दिया, बोल दिया कि अगर 5 साल के बाद बेचा देन इट इज फाइन। समझे? लिखा ये परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट। ये लिखने से पैरा बना। Permanent transfer or disposal of business assets where input tax credit has been availed on such asset। ठीक है, मैं कुछ सिनेरियोस पूछ रहा हूं, मेरे को बताना सप्लाई है कि नहीं। जाना है? टाइम पूछ रहे, मेरे को लगा जाना था। ओके, पहला सिनेरियो, मैंने बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल खरीदा और अगले दिन मैंने उसको डंप कर दिया। मैंने आईटीसी क्लेम किया था, सप्लाई माना जाएगा? ओके। बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल खरीदा, उसके ऊपर आईटीसी क्लेम किया था और अगले दिन वो चोरी हो गया, सप्लाई माना जाएगा कि नहीं? माना जाएगा। जेन्युइन केस भी माना ही जाएगा। बिजनेस के लिए लैपटॉप खरीदा, वो मैंने मेरे बच्चे को दे दिया और मैंने आईटीसी नहीं लिया था उस पर, तो सप्लाई नहीं मानना है। बिजनेस के लिए लैपटॉप खरीदा और अगले दिन उसको मैंने 1 लाख रुपए में सेल कर दिया, माना जाएगा सप्लाई। लेकिन ये सेक्शन में नहीं माना जाएगा, 7(1)(a) में माना जाएगा। बिजनेस के लिए लैपटॉप खरीदा और किसी को मैंने 50,000 रुपीज़ में बेच दिया और 50,000 रुपीज़ उससे अंडर द टेबल कैश में खरीद लिया, कैश में ले लिया, मतलब उससे सप्लाई माना जाएगा। 50,000 7(1)(a) में माना जाएगा। बिजनेस के लिए लैपटॉप खरीदा और डोनेट कर दिया किसी मंदिर को, आईटीसी लिया था, माना जाएगा सप्लाई। और टैक्स कौन से अमाउंट पे पे करना रहेगा? ये जो मार्केट वैल्यू पे टैक्स पे करना है, ये सीए इंटर में नहीं लिखा है, ये सीए फाइनल में लिखा है, ये रूल्स में लिखा है। ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड रूल्स है, इतना सिंपल नहीं है वो। तो अपने को एज सच ये नहीं पूछेंगे कि टैक्स कैलकुलेट करो, अपने को खाली यही पूछेंगे कि सप्लाई है कि नहीं, ये बताओ। तो अपने को खाली उतना ही मालूम रहना चाहिए कि सप्लाई है या नहीं। और इंपॉर्टेंट कंडीशन बीइंग इनपुट टैक्स क्रेडिट शुड हैव बीन क्लेम्ड ऑन दैट एसेट। अगर आईटीसी क्लेम नहीं किया तो देन इट इज नॉट अ सप्लाई। आईटीसी क्लेम किया तो ही सप्लाई है, आईटीसी क्लेम नहीं किया तो सप्लाई। समझा है? ओके। 7(1)(c) बोलता है सप्लाई इंक्लूड्स, अच्छा इसको सी कर दो, गलती से पी हो गया। 7(1)(c) सप्लाई इंक्लूड्स एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 मेड और अग्रीड टू बी मेड विदाउट कंसिडरेशन। और पहली एक्टिविटी क्या है? परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट्स वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच असेट। अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं किया तो सप्लाई मत मानना। समझा ये चीज? कुछ डाउट इसमें? ओके, अपन एक अभी छोटा सा पैरा करेंगे, पैरा 4। पैरा 4 करेंगे। क्या क्या? निकलो निकलो, इसको जाना। रुको 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 रुको, 10 मिनट है और। हाँ, कौन बोल रहा है? 2 मिनट ये देख ले, दिखाता हूँ। टेस्ट के लिए पढ़ना है किसको? तो जा सकते हैं, मतलब ऐसा बोल रहा हूँ। पैरा 4, पैरा 4 क्या बोलता है? इंपोर्ट ऑफ सर्विस। किधर पढ़ा है इसको? 7(1)(b) में। बट फर्क क्या है इसमें और उसमें?
हाँ उधर कंसिडरेशन था, ये इस शेड्यूल में आ रहा है, मतलब कंसिडरेशन होगा क्या इसमें? 7(1)(b) था, सप्लाई इंक्लूड्स इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। बट ये वाला 7(1)(c) में आ रहा है, तो इसके लिए इस केस में कंसिडरेशन नहीं। मतलब कोई बंदा बाहर से आके तुम्हारे लिए फ्री में काम करके चला गया, कोई बंदा बाहर से आके फ्री में काम क्यों करेगा? जान पहचान वाला होगा तो ही करेगा ना। कोई अनजान आदमी बाहर से आके फ्री में काम करके जाएगा क्या? करके गया तो किस्मत, बट मेरे को लगता नहीं कि नहीं होगा। ठीक है, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय अ पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम एनी ऑफिस अदर एस्टैब्लिशमेंट्स आउटसाइड इंडिया। अदर एस्टैब्लिशमेंट्स मतलब रिलायंस का एक ऑफिस है मुंबई में, जिसका नाम दे दिया मैंने RIL मुंबई, और इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है सिंगापुर में, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड सिंगापुर। ये दोनों का पेरेंट तो एक ही है ना, तो जिस कंपनी का पेरेंट एक, तो ये वाला कंपनी माना जाएगा अदर एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया। तो मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज मुंबई को ना कुछ दिक्कत आ रही थी अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, तो उन लोगों ने रिलायंस इंडस्ट्रीज सिंगापुर से कुछ हेल्प मंगाई और रिलायंस इंडस्ट्रीज को बोला कि आप अपने इंजीनियर सिंगापुर से भेजो ताकि हमारी इंडिया में हेल्प हो सके। अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज मुंबई सिंगापुर को पेमेंट तो नहीं करेगा क्योंकि एक ही कंपनी है, तो पेमेंट क्यों करना है? बट ये माना जाएगा इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फ्रॉम सिंगापुर, दैट इज अदर एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया विदाउट कंसिडरेशन। तो इसको भी अपने को क्या मानना पड़ेगा? सप्लाई मानना पड़ेगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय अ पर्सन, और किससे करना है? रिलेटेड पर्सन से या फिर अदर एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया से। बट इंपॉर्टेंट क्या है? इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो 7(1)(b) और 7 और ये पैरा 4 7(1)(c), इनमें अगर मैं फर्क निकालना चाहूँ, यहाँ पे नीचे लिखता हूँ 7(1)(b) और पैरा 4, इसमें कंसिडरेशन था क्या? पहले वाले में 7(1)(b) में कंसिडरेशन था, 7(1)(c) में कंसिडरेशन नहीं था। बिजनेस कंडीशन 7(1)(b) में था क्या? था क्या नहीं था? पर्सनल यूज के लिए भी अगर मैं वो आर्किटेक्ट को मंगाता हूं तो उस केस में भी वो सप्लाई माना जाए। तो बिजनेस कंडीशन यहाँ पे नहीं था। और पैरा 4 में बिजनेस कंडीशन है क्या? पैरा 4 में बिजनेस कंडीशन। तो ये दो मेन फर्क है। 7(1)(b) में कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट था बट बिजनेस कंडीशन इंपॉर्टेंट नहीं था। 7(1)(c) पैरा 4 में कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए बट बिजनेस होना चाहिए। और इसके साथ साथ एडिशनल कंडीशन डाल दी कि इंपोर्ट किससे करवाना है? रिलेटेड पर्सन से या फिर और अदर एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया। अदर एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया में मतलब तुम्हारी सिस्टर कंसर्न आ जाती, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की सिस्टर कंसर्न है रिलायंस इंडस्ट्रीज सिंगापुर। तो अगर मैंने इन बाहर वाले लोगों से कोई भी सर्विस फ्री में इंपोर्ट की तो उस केस में सप्लाई माना जाएगा और मुझे उस सप्लाई के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? मान लो यहाँ पे इम्पैक्ट कॉमर्स एकेडमी है और हमको कुछ लीगल इशू आ जाता है, तो मैंने मेरे चाचा से लंदन से लीगल सर्विस इंपोर्ट करवा के दी। उनको फ़ोन किया, चाचा आप इधर आ जाओ और ये मेरे लीगल मैटर को सॉल्व करके दो। तो ये माना जाएगा इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फ्रॉम रिलेटेड पर्सन फॉर द बिजनेस इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो क्या ये सप्लाई माना जाएगा? चाचा को मैंने कुछ पैसे तो नहीं दिए, तो टैक्स किस पे पे करूँ? मार्केट वैल्यू पे। इसके ये सीए फाइनल में सीखोगे कि वैल्यूएशन कैसे करना होता। ठीक है, अभी इतना मान लो कि सप्लाई होगा। अच्छा, गवर्नमेंट क्या वो मेरे चाचा के पीछे भागेगी क्या टैक्स कलेक्ट करने के लिए? तो टैक्स किससे कलेक्ट किया जाएगा? क्योंकि चाचा तो उड़ जाएंगे लंदन, तो टैक्स किससे कलेक्ट होगा? मुझसे। समझा है क्या?
ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें सीए फाइनल में आने वाली। अभी खाली इतना याद रखो कि सप्लाई है कि सप्लाई नहीं। इंटर लेवल पे उतना ही है कि सप्लाई है या नहीं। फिर सप्लाई है तो कितना टैक्स भरना पड़ेगा वो सब फाइनल लेवल पे। क्लियर है क्या? तो ये पैरा लिख दो एक बार। इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय अ पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया in the course or furtherance of business. गुड्स नहीं, खाली सर्विस है। एक चीज याद रखना, गुड्स किधर भी नहीं लिखा है क्योंकि गुड्स के इंपोर्टेशन पे कस्टम्स लगता है, समझा? हाँ अब बोल। अगर कंसिडरेशन दिया तो कौन से सेक्शन में जाएगा? तो 7(1)(b) में जाएगा। इधर एनी पर्सन है, तो तेरे चाचा ताऊ से मंगा कि तेरे फ्रेंड से मंगा कि किसी स्ट्रेंजर से मंगा, फर्क नहीं पड़ता। तो इधर एनी पर्सन, लेकिन 7(1) पैरा 4 के लिए इट शुड बी रिलेटेड पर्सन और इट शुड बी एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया। समझा? कंसिडरेशन है फिर कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता है, वो 7(1)(b) में जाएगा। लेकिन अगर कंसिडरेशन ही नहीं है तो सामने वाला कौन होना चाहिए? रिलेटेड पर्सन या फिर अदर एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया। क्योंकि यूजुअली इनके अलावा कोई तुमको बाहर से आके सर्विस नहीं देगा, कोई स्ट्रेंजर बाहर से आके सर्विस देने के चांसेस बहुत कम है, इसलिए खाली इन दोनों को इसमें रखा है। तो नीचे का मत लिखो, एग्जाम्पल अपन कल लिखेंगे इसका, ठीक है? खाली ये पैरा लिख दो। इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय अ पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम एनी ऑफिस अदर एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। क्लियर है? दो पैरास पढ़े अपन ने। पहला पैरा क्या था? परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स, लेकिन उसके ऊपर आईटीसी क्लेम किया होना चाहिए। और ये वाला पैरा, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस बाय अ पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया, लेकिन कंडीशन ये है कि बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस नहीं है तो इग्नोर। अगर मेरा, समझो मेरी शादी हो चुकी है और मेरा डिवोर्स हो रहा है, तो मैंने मेरे चाचा को बुलाया एज अ डिवोर्स लॉयर फ्रॉम लंदन, तो उस केस में विल इट बी अ सप्लाई और नॉट? पैसे नहीं दिए मैंने, पैसे दिए ही नहीं, तो पैरा 4 में जाएगा। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस है, कंसिडरेशन भी नहीं है, रिलेटेड पर्सन भी है, लेकिन बिजनेस तो है ही नहीं, तो सप्लाई नहीं माना चाहिए। समझा ये चीज? ओके, थैंक यू।